हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे लक्ष्य बैच में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सेकंड बुक भी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका स्वागत है। क्योंकि आज से तगड़ी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, धमाकेदार शुरुआत हम करने वाले हैं सेकंड बुक की। ठीक है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लासेस डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि एक भी चीज़ मिस होगी ना तो आज अगर मिस कर दिया, कल कल पढ़ा जो भी पढ़ाया जाएगा वो फिर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए प्लीज़ डेली क्लास अटेंड करनी है। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, समाकलन की प्रश्नावली 7.1 का परिचय और सारे उदाहरण। ठीक है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर समाकलन क्या होता है, समाकलन क्या होता है। ठीक है, मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं। ठीक है, अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं, मैं आपको अगर दे दूं, समाकलन का मतलब होता है आसान शब्दों में यह है कि जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। बहुत सी चीजें हैं, जैसे टुकड़े हैं, उसको एक साथ इकट्ठा करना, एक साथ रखना, जोड़ना। समाकलन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक। ये इसका सिंपल मतलब है। अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो समाकलन का जो सिंबल होता है, समाकलन का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार होता है। ये एस टाइप होता है। ठीक है। इस सिंबल को हम समाकलन कहते हैं। ये जो चिन्ह है, ये क्या है बच्चों? ये है समाकलन का चिन्ह। समाकलन का चिन्ह। समाकलन अवकलज का उल्टा भी होता है, ध्यान रखिए। समाकलन को हम प्रति अवकलज भी कहते हैं हिंदी में, प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये चिन्ह है समाकलन का। ठीक है। जैसे हम अवकलज करते थे एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, वैसे ही समाकलन में भी किसी के सापेक्ष अवकलज होता था जैसे, तो इसमें भी किसी के सापेक्ष समाकलन होता है। जैसे अगर यहाँ मैं लिख दूंगा डी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डी एक्स, अगर मैंने यहाँ डी एक्स लिख दिया तो इसका मतलब है कि समाकलन किसके सापेक्ष होगा? एक्स के सापेक्ष होगा। यानी कि जो स्वतंत्र चर है हमारा वो एक्स होगा। एक्स को छोड़ के जो कुछ भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। ठीक है। समझ में आई मेरी बात? कि ये चीज सिंपल है। ये चिन्ह समाकलन का हुआ। और डी एक्स जो लिखा रहता है मतलब किसके सापेक्ष तुम्हें समाकलन करना है। जैसे मैंने यहाँ एक्स लिखा है, तो जैसे कि पूरे प्रश्नावली में एक्स ही एक्स देखने को मिलेगा, इसी वजह से मैंने एक्स लिखा, ताकि आप रिलेट कर पाओ। मतलब हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। एक्स को छोड़कर कुछ और अगर इस जो भी प्रश्न में आएगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जब हम समाकलन पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, समाकलन दो टाइप्स के पढ़ोगे आप। ठीक है। समाकलन प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 पे क्या आता है? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। ठीक है। और पहले पे आ जाता है नंबर 2 पे आ जाता है निश्चित समाकलन। तो प्रश्नावली 7.1 से लेकर 7.7 तक आपको अनिश्चित समाकलन ही पढ़ना है। उसके बाद निश्चित समाकलन आएगा। ठीक है। अनिश्चित समाकलन में क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ये समाकलन लिख दिया, ऐसे होगा। कोई फंक्शन आपको दिया, ये होगा, इस प्रकार से होगा। सपोज करो इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया, आपको कैपिटल एफ एक्स मिला, और इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद आपको सी जोड़ना होता है अनिश्चित समाकलन में। ठीक है। जहां पर ये जो आपका सी होता है, ये क्या होता है बच्चों? समाकलन नियतांक। सी हमारा क्या होता है? समाकलन नियतांक होता है। किसी भी प्रश्न में अगर लिमिट नहीं दी गई है तो समाकलन करने के बाद आपको सी जोड़ना ही जोड़ना है। सी क्या होगा? समाकलन नियतांक होगा। दूसरा टाइप क्या होता है? निश्चित समाकलन, जो आपको प्रश्नावली 7.8 से मिलेगा। 7.8, 9, 10, 11 जो भी है। ठीक है। लेकिन ज्यादा प्रश्न आपको अनिश्चित समाकलन के मिलेंगे, थोड़ा कम प्रश्न आपको इसके मिलेंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं और बड़े नंबर के आते हैं।
यहाँ से कम नंबर के आते हैं, ये फैक्ट है। ठीक है, बताता हुआ चल रहा हूँ मैं। निश्चित समाकलन किस प्रकार का होगा, जैसे ये समाकलन है, इसमें लिमिट दी जाएगी। सपोज करो ए दिया गया है, बी दिया गया है, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट, निम्न सीमा, उच्च सीमा। सपोज करो ये एफ एक्स डी एक्स है, और इसका समाकलन करने के बाद तुम्हें क्या मिला, ये मिला। तो इसमें हमारी लिमिट क्या है, ए और बी है, तो इसमें आपको सी नहीं लगाना होता है। क्या करना होता है, एक्स के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखोगे, माइनस एक्स के जगह पे आप एक बार लोअर लिमिट रखोगे। ठीक है, एक्स के जगह पर आपको एक बार अपर लिमिट रखना होता है, एक बार लोअर लिमिट रखना होता है, और इसमें हमें कोई सी नहीं जोड़ना होता है। ठीक है, हमें कोई सी नहीं जोड़ना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी अभी आप फिलहाल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है बहुत देर बाद। ठीक है, तो पहले अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, अनिश्चित समाकलन पढ़ेंगे। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, और हो सकता है कि 1 महीने तक हम यही पढ़ें, अनिश्चित समाकलन, क्योंकि बहुत लंबी प्रश्नावली आपको मिलेगी। उसके बाद ये आएगा, ये कोई ऐसे कुछ अलग नहीं है, सब कुछ यही होता है, बस इसमें लिमिट लग जाता है, और कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, और इसमें सी नहीं जोड़ते हैं। सारा समाकलन का नियम जो इसमें होता है वही इसमें होता है, बस लिमिट लग जाती है, और कोई अंतर नहीं। सारा कैलकुलेशन इसी के बराबर होता है। ये हो गया। अब देखो बच्चों, मैं पहली चीज बता दूं, कई बच्चे समाकलन के नाम से थर कांपते हैं। तुमने अगर अपने मन में डर बना के रखा है पहले से, तो भाई तुम्हें डर लगेगा, सच बताऊं। और अगर मेरी बात मानो तो समाकलन से आसान कुछ भी नहीं है भाई। जी हाँ, समाकलन बहुत इजी है। उसके लिए आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला, कि भैया जो भी तरीका मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, पहली चीज। मेथड जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखना होगा, समझना होगा, मेथड हो गया। नंबर 2 पे आपका आ जाता है सूत्र। समाकलन चैप्टर में अनगिनत सूत्र मिलेंगे आपको, हर प्रश्नावली में नए नए सूत्र मिलेंगे, तो सूत्र आपको तुरंत आज के आज ही हाथों हाथ निपटाना है। ये नहीं सर आज पढ़ाया मैं कल याद करूंगा, मैं 1 महीने बाद याद करूंगा, सर एग्जाम से पहले याद कर लूंगा, हाफ ईयरली से पहले कर लूंगा, प्री बोर्ड से पहले कर लूंगा, एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले दिन कर लूंगा। अगर ऐसे थिंकिंग तुम्हारे मन में, तुम कभी सूत्र याद नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाथों हाथ सूत्र याद करना है। सूत्र याद करने के लिए आपको लिखना है, सूत्र याद करने के लिए 10 बार 20 बार कॉपी में लिखना है। और मैं तो ये कहूंगा डेली सूत्र के रिवीजन के लिए डेली 10 मिनट रखना है आपको, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए नहीं, सभी चैप्टर को मिलाकर डेली सूत्र के लिए आपको 10 मिनट देना ही देना है। ठीक है, और अगला चीज आता है रिवीजन और प्रैक्टिस। जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसी को रिवाइज करो। इस चैप्टर में इतने सारे प्रश्न मिलेंगे उदाहरण के और प्रश्नावली के, आप इनको ही कर लो, आपको अलग से कोई प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इसी एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी से बाहर से एक प्रश्न नहीं आएगा। ये मैं मोहर मार के देता हूँ, ठप्पा मार के स्टैम्प पेपर में। तो आप एनसीईआरटी को तगड़ा बनाना है। ठीक है, किसी से उधर नहीं जाना है। और इस समाकलन चैप्टर को कम से कम आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 से 5 बार करना पड़ेगा, तब आपका समाकलन मुट्ठी में आएगा। पहला फोकस क्या होगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं उसको सीखो, उसको समझो, और उसको रिवाइज करो, बस चीजें सीखते जाओ। और जब रिवाइज करोगे ना, फिर जब प्रश्नावली के एंड में पहुंचोगे तो देखोगे कि एक समाकलन 2-2, 3-3 तरीकों से हो रहे, और आपका दिमाग बोलेगा ये प्रश्न मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा। तो अभी सिर्फ सीखने पर ध्यान देना है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब अजीब लग सकता है, जैसे हमें भी लगा था, लेकिन 1-2 दिन में वो आदत बन जाती है। मेन चीज वही है, सूत्र और तरीका, इस पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं सूत्र पर। ठीक है, सूत्र पे आ जाते हैं। ये हमने सूत्र लिखे हैं, सूत्र आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जैसे ये है। ठीक है, इसका पहला सूत्र क्या है, x की पावर n, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ। क्या है बच्चों, x की पावर n dx। अगर इसका मुझे समाकलन करना है तो क्या होगा, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है तो प्लस c जोड़ना है। c क्या होता है, समाकलन नियतांक। ये सूत्र है, लिख लिख के याद होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि n का मान -1 नहीं होना चाहिए। n का मान बाकी कुछ भी हो, -2, -3, -10, +5, 100, कुछ भी हो, अगर -1 होगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा।
n की जगह -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एक उदाहरण दे दूं इसके पर आधारित, जैसे एक समाकलन है x² dx है, इसका मुझे समाकलन करना है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, n की जगह 2 है तो क्या होगा n+1 बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x³ 3 बट्टे में 3 + c। इतना हलवा है, हो गया इंटीग्रेशन। क्या सूत्र याद था, मैंने लगा दिया, हो गया। तो सारा खेल सूत्र का है। ठीक है, अगर सिर्फ dx होता है, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन x होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, अवकलज में -sin x होता है, तो यहाँ माइनस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x होता है, sec² x का इंटीग्रेशन tan x होता है, cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस के cot x होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, एंटी डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, देखो sin x का अवकलज क्या होता है cos x, cos x का अवकलज क्या होता है माइनस, इधर ले आओ, माइनस का sin x, tan x का अवकलज क्या होता है sec² x, cot x का अवकलज क्या होता है माइनस के cosec² x, sec x का अवकलज क्या होता है sec x × tan x। अगर आपको अवकलज का भी सूत्र याद है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बोल देगा कि समाकलन का क्या होगा, उल्टा होता है सीधा, या फिर याद कर लो या फिर ये चीज़ दिमाग में रखो। ठीक है, अगला सूत्र क्या है, cosec x गुणा cot x अगर आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के cosec x। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सूत्र हैं जो आपको याद हाथों हाथ करने हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ना भी लो, आपके एनसीईआरटी में ये सारे सूत्र लिखे हैं, एनसीईआरटी होगी ना सबके पास, खोल के देख लो, सारे सूत्र हैं। ठीक, फिर देखिए, ये देखो जितने भी सूत्र हैं सबका प्रयोग होना ही है, किसी का इस प्रश्नावली में होगा, किसी का अगले प्रश्नावली में होगा, और सूत्र बहुत सारे हैं। जब इस चैप्टर में सूत्र की बात होगी ना तो कम से कम 60 से 70 सूत्र हो जाएंगे इसी चैप्टर में। जी हाँ, अगला जो सूत्र है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है dx बट्टे में अंडर के अंदर 1 - x² क्या होता है साइन इनवर्स x। इसी का अगर कॉस के रूप में लिखो तो माइनस के कॉस इनवर्स x होता है। सेम चीज है, एक साइन इनवर्स है, अगर माइनस के रूप में लिखोगे तो कॉस इनवर्स x। अगला है dx बट्टे 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। अगर मैं माइनस के रूप में लिखूंगा तो माइनस के कॉट इनवर्स x आएगा। नेक्स्ट, dx बट्टे x अंडर रूट के अंदर x² - 1 क्या होता है sec इनवर्स x, और सेम चीज अगर माइनस में लिखूंगा तो माइनस के कॉस इनवर्स x होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो सूत्र है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 बट्टा x का इंटीग्रेशन होता है log x। a⁴x का इंटीग्रेशन क्या होता है a⁴x बट्टे में log a। ठीक है, और e⁴x का इंटीग्रेशन होता है e⁴x + c। आप सूत्र को भी हल्के में मत लो, बिना सूत्र के तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाते हैं सूत्र। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो भाई बिहार बोर्ड में सूत्र पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो सूत्र आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, हो जाएगा सूत्र याद। चलिए, मेन मुद्दा सूत्र का ही है। ठीक है, सूत्र आज याद कर लीजिएगा आप, अभी तो मैं लिखवा दूंगा प्रश्न करने से पहले, लेकिन कल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि आपने सूत्र याद किया या नहीं किया। ठीक, अब देखिए कुछ चीज मुझे आपको बतानी है। पहला नियम, अगर इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है और यहाँ पर मेरे पास कोई कांस्टेंट है c है और मेरे पास फंक्शन x है dx है, तो क्या होता है, जैसे अवकलज कांस्टेंट और फंक्शन साथ में रहने पे क्या होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था, इसमें भी वही होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फंक्शन का अवकलज होता है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा हूँ, x को छोड़कर बाकी क्या हो कांस्टेंट, सी x थोड़ी ना है, तो c बाहर आ गया। अगर देखो अगला चीज क्या है, अगला चीज क्या है, अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा c dx तो अवकलज में क्या होता था, कांस्टेंट का अवकलज क्या होता था 0। यहाँ क्या 0 होगा समाकलन ना, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन होगा। ध्यान देना, अगला क्या है कि समाकलन अगर दो फंक्शन है, सपोज करो एक है फंक्शन f(x) प्लस एक फंक्शन है g(x), ब्रैकेट लगा लो, dx है,
तो समाकलन क्या होगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। समाकलन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा प्लस समाकलन जी एक्स डी एक्स हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है तो समाकलन सभी फंक्शन के साथ अलग अलग आ जाता है। प्लस है तो प्लस लगेगा, अगर सपोज करो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस में लग जाता। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्लस माइनस करो तो बता दिया, गुणे भाग के लिए बताऊं? गुणा भाग के लिए बताओगे ना, तो गुणे के लिए होता है। गुणे के लिए अगर आपके दो या दो से ज़्यादा फंक्शन है तो उसको हम बोलते हैं खंडसा समाकलन। वो आप यहाँ अभी नहीं पढ़ोगे, वो पढ़ोगे 7.7 प्रश्नावली में। जब दो फंक्शन होंगे ना गुणे में तो उसका भी समाकलन होता है, उसे हम खंडसा समाकलन कहते हैं। वो 7.7 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इतना आ गया। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे, मतलब उदाहरण पहले करेंगे, प्रश्नावली तो कल करेंगे। अब हम आते हैं उदाहरण पे, इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ लिखा है निरीक्षण विधि। आज तक कभी भी बोर्ड एग्जाम में निरीक्षण विधि नहीं पूछी गई है, कभी भी नहीं आया है। ठीक है, समाकलन जो प्रश्न आप ऐसे कर सकते हो ना, निरीक्षण विधि में आपको ऐसे करना होता है, इसीलिए निरीक्षण विधि कभी आता ही नहीं है। और टीचर सिखाते भी नहीं है यूट्यूब पे। मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं जो सिखाते ही नहीं है क्योंकि आता नहीं है। बट मैं आपको निरीक्षण विधि ज़रूर सिखाऊंगा क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान होना चाहिए कि हमारे पास क्या है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा निरीक्षण विधि, ये मैं पहले बता दूं। ठीक, अगर मुझे समाकलन करना है, मैं निरीक्षण विधि बाद में बताता हूँ, पहले सिंपल विधि देख लेते हैं, उसके बाद निरीक्षण विधि करेंगे। ठीक है, सिंपल विधि देखते हैं, पहले वाले पे आ जाओ। इसका क्या करना है, देखो कोई भी समाकलन हो हैबिट में डाल लो आई लिखने की, आई फॉर इंटीग्रेशन। हमें क्या दे रखा है, आई क्या है, cos 2x dx। dx बोला है क्या इसमें, नहीं, कहाँ से दिमाग में आया, क्योंकि सारे फंक्शन x x में, तो मैंने dx लिख दिया। ठीक, x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो आपको पता है बच्चों, अभी सूत्र याद किया आपने, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x, ये सूत्र है। तो इसका समाकलन क्या होगा, cos 2x है तो यहाँ हो जाएगा sin 2x। ठीक है, अवकलज में क्या होता था, जो भी x का गुणज होता था वो उसे हम गुणे में लिखते थे। समाकलन में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो बट्टे में आ जाते हैं, प्लस c, समाकलन हो गया, c जोड़ देंगे। और लास्ट में यहाँ लिखना होता है जहां c बराबर समाकलन नियतांक। एक लाइन में ये प्रश्न हो गया समाकलन। अब आप खुद सोचो कितना आसान है आसान, बहुत आसान है। क्यों आसान लगा, क्योंकि मुझे सूत्र याद था, तो मैंने सूत्र रखा, तुरंत हल हो गया, एक लाइन में आ गया, एक लाइन में आ गया। जी हाँ, अब आ जाते हैं अगले वाले में। पहला हो गया सिंपल था, दूसरे वाले में आ जाओ। इंटीग्रेशन है, आई मान लेंगे, क्या है हमारे पास फंक्शन 3x² प्लस 4x³। तो मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन के साथ आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए 3x² dx हो जाएगा प्लस 4x³ dx हो जाएगा। कांस्टेंट x के सापेक्ष कर रहे हैं, 3 मेरा कांस्टेंट हुआ, और कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x² dx, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x³ dx। अब यहाँ देखिए ये किस रूप में है, x की पावर n के रूप में, x की पावर n के रूप में। इसमें पावर में 2 है, इसमें पावर में 3 है। तो आपको पता है, सूत्र पता है, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ये सूत्र होता है, लगा दो भैया, n+1 बट्टे में n+1। यहाँ पे आ जाओ, n+1
बट्टे में n+1, इंटीग्रेशन हो गया, c जोड़ देंगे। अब देखो 2 और 1 कितना होता है 3, इस 3 से ये 3 कटा, 3 और 1 कितना होता है 4, 4 से 4 कटा, तो ये आ गया x³ प्लस x³ प्लस c, जहां c हमारा क्या है, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। अब आप खुद बोलो समाकलन कितनी आसान है। टफ लग रहा है आपको, कहीं से भी टफ लग रहा है ये? नहीं लग रहा ना, क्योंकि हमें देख के पता लगा भैया ये सूत्र है, भैया ये सूत्र होता है, लगा दे रहे हैं, आंसर आ जा रहा है धड़ाधड़। इन प्रश्नों को मैं क्लास 10th के बच्चों को भी उठा लाऊंगा, 7वीं 8वीं के बच्चों को भी उठा के लाके पढ़ा दूंगा ना, वो भी कर देगा। तो सोचो आसान है, और है आसान, पूरी प्रश्नावली आपको आसान लगेगी। ठीक है, बस आपको खुद पे विश्वास रखना है, सूत्र याद करना है, तरीकों पे ध्यान देना है, और डेली रिवीजन करनी है। ये है, दूसरा वाला भी हो गया, तीसरे पे आ जाओ। तीसरा एकदम हलवा है, बना बनाया क्वेश्चन है। क्या है, 1/x dx। तो ये तो सूत्र पूछ लिया आपसे ना, 1/x कंडीशन क्या होता है, log x। सी, ये आपसे सूत्र पूछा आपसे, 1/x कंडीशन क्या होता है, log x। हो गया एक लाइन में, तो सूत्र पूछा था आपसे। तो यह है सिंपल विधि, कान को हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे सिंपल तरीका, और पूरे प्रश्नावली में 1 से लेके 10 11 विविध प्रश्नावली ऐसे ही पकड़ना है। लेकिन यहाँ लिखा है निरीक्षण विधि, जो एग्जाम में आएगी नहीं, उसमें हमें ऐसे पकड़ना पड़ेगा कान को। निरीक्षण विधि में थोड़ा लंबा ज़्यादा हो जाता है, जो चीज़ें इतनी इजी थी वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बस और कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको निरीक्षण विधि सिखाता हूँ। ठीक है, ये तो देख ही लिया, क्योंकि समाकलन पहले दिखाना ज़रूरी था। पहले ही निरीक्षण विधि बता देता, तुम कहोगे सर ये क्या हो रहा है, कितना बड़ा जा रहा है ना। तो समाकलन आसान है, पहले बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलो, निरीक्षण विधि एग्जाम में नहीं आती है। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं पहले वाले में। हमें क्या करना है, निरीक्षण विधि में आ जाते हैं, हमें इसका समाकलन करना है, cos 2x dx निकालना है। यही तो हमें ज्ञात करना है ना, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो निरीक्षण विधि क्या कहती है, ध्यान देना, ये हमारा फलन है। निरीक्षण विधि क्या कहती है कि कौन सा फंक्शन तुम लोगे, उसका अवकलज करोगे, ये मिलेगा। तुम्हें माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना है, किस फंक्शन का अवकलज करने पे कॉस आता है वो सोचो, सोचो सोचो। यह है निरीक्षण विधि, चूंकि यहाँ लिखेंगे d/dx, अवकलज लेना होता है। कौन सा फंक्शन लेंगे कि अवकलज करने पे मुझे कॉस मिले, साइन का अवकलज करने पे कॉस मिलता है, तो यहाँ लिखोगे साइन, एंगल में 2x लिख देंगे। ये निरीक्षण विधि है। अब अवकलज करना भी है आपको, साइन x का अवकलज क्या होता है, cos x, 2x, और x का गुणज क्या है 2, तो वो क्या लग जाता है, गुणे में लग जाता है। ठीक, ये हो गया। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ये चीज आगे यहाँ क्या है, समाकलन है, तो अब आपको दोनों तरफ समाकलन करना होगा। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ करो भैया, दोनों तरफ समाकलन। d/2 समाकलन भी लगा दिया, और यहाँ पर है sin 2x, ठीक है, और यहाँ पे भी समाकलन लगा दिया, cos 2x dx। अब देखो, क्या दो जानी दुश्मन एक साथ थाली में खाना खा सकते हैं? दो जानी दुश्मन एक दूसरे को गले लगाकर चुम्मा दे सकते हैं, पप्पी दे सकते हैं एक दूसरे को? नहीं दे सकते। तो ये जो डी मतलब डेरिवेटिव, अवकलज और समाकलन, दो जानी दुश्मन है एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं रहेंगे। अवकलज और समाकलन एक साथ कभी नहीं रहते, वैनिश, खत्म हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ 1/2 बचेगा, sin 2x, चूंकि समाकलन हो चुका है तो यहाँ c जोड़ दो।
तो cos 2x का जो समाकलन होगा वो क्या होता है, sin 2x बट्टे में 2। यही आया था, आपने नोट किया ना, किया था नोट, यही आया था कि नहीं आया था? वो हमने एक लाइन में लिखा था और हमें यहाँ पर 3-4 लाइन लग गई। ठीक है, तो ये होती है अपनी निरीक्षण विधि। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, निरीक्षण विधि हो गया पहला वाला, सबको आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब हम आते हैं दूसरे वाले में। अगर दूसरे वाले को देखा जाए, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो एक बार हमें इसका करना है, एक बार हमें इसका करना है। करते हैं भैया। तो निरीक्षण विधि, डी बट्टे डी एक्स, कौन सा फलन मैं लूं कि अवकलज करूं तो एक्स स्क्वायर आ जाए, है ना? मन में हलचल मच रही होगी, सोचने सोचने पड़ गए होगे। ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि जब भी एक्स की पावर वाला कुछ आए ना, तो उसमें एक पावर बढ़ा दो, 2 है तो 3 लिख दो। अब अवकलज करना है, 3 सामने आ जाएगा, एक घात क्या होती है, कम हो जाती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे का डीएक्स इधर के गुणे में आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करना होता है। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये डी हट जाएगा समाकलन करने पर, अब दिखाना नहीं है, सिर्फ 1/3 बचेगा, गुणे में एक्स की पावर 3, और इधर लग जाएगा समाकलन का चिन्ह। इधर समाकलन किया तभी तो ये डी हटा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब बट्टे में 3, समाकलन हो चुका है तो सी जोड़ दो, ये मिला। मुझे बाद में रखना पड़ेगा ना मान, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स तो मुझे मिल गया। अब मुझे एक्स की पावर 3 निकालना है। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले में। चूंकि पुनः डी बट्टे डी एक्स, एक्स की पावर 3 है तो एक घात बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अवकलज करेंगे, घात सामने आ जाती है और एक घात कम हो जाती है, 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये बट्टे का डीएक्स इधर आके गुणे में आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पे ये डी हट जाता है, एक्स की पावर 4 बट्टे में 4 बचेगा, और इधर समाकलन का चिन्ह लग जाएगा। इधर समाकलन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, सी जोड़ देंगे। ये समाकलन इसका भी मुझे मिल गया। अब इस मान को और इस मान को उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में मान रखो, 3 ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या था, एक्स क्यूब बट्टे में 3, यहाँ पे सी लिखा है ना प्लस, सी आपको एक बार ही जोड़ना होता है। आप बोलो को सोचोगे भैया यहाँ पे भी सी जोड़ा है, यहाँ पे भी सी जोड़ा है, यहाँ मुझे 2 बार सी जोड़ना है, नहीं, एक बार जोड़ना है। अभी सी मत लिखो यहाँ पर, सिर्फ मान रखो। फिर क्या है अपना यहाँ पर 4, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था, ये आया था, ये रख देते हैं, एक्स की पावर 4 बट्टे में 4, इसमें सी नहीं जोड़ा है ना, एक बार सी जोड़ लो। अब ये हो गया, 3 से 3 कटा, 4 से 4 कटा, तो ये क्या बचा बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी। सी आपको लास्ट में एक बार ही जोड़ना है, जहां सी हमारा क्या है दोस्त, समाकलन नियतांक। ये आ गया उत्तर। अब आप खुद देखो,
बड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बड़ा जा रहा है ना? है वैसे आसान ये भी, ये कोई टफ नहीं है, ये भी आसान है, बस थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा है, बाकी है आसान, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी हो गया। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे आ जाओ। हमें क्या करना है बच्चों, वैसे ये निकालना है, 1/x dx निकालना है ना? निरीक्षण विधि है, सोचो किस फंक्शन का हम अवकलज करेंगे कि 1/x आएगा? log x, log x का अवकलज क्या होता है? 1/x। log x का अवकलज 1/x होता है, अवकलज करना होता है, कर दिया। अब क्या हो जाएगा? ये बट्टे का dx इधर आके क्या हो जाएगा? गुणे में आ जाएगा। ये d हटाना है, क्या करेंगे? दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर देखो बच्चों, ये चीज, ये चैप्टर रिवीजन मांगती है, ठीक है? आप सोचेंगे एक ही बार मैं सीख जाऊंगा, अगर आप यहाँ क्लास के बाद दोबारा रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सब भूल जाओगे। डेली रिवीजन करना है, अभी हाथों हाथ रात को तो करना ही करना है, सुबह उठते ही एक बार करना है, और क्लास शुरू होने से पहले 5-10 मिनट पहले एक बार और पलट के देखना, ठीक है? ये आपका पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं समाकलन करूँगा ये डी हट जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ log x, और यहाँ समाकलन लग जाएगा। समाकलन हो गया तो सी इधर जोड़ दो। देखो log मॉडुलस का x लिखो या सिंपल x, log x लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि log का जो मान होता है ना वो हमेशा धनात्मक होता है, और मॉडुलस चीज क्या बताता है? धनात्मक मान को। और लॉगरिथम के जो भी मान होते हैं वो पॉजिटिव में ही होते हैं, धनात्मक ही होता है। तो ये आ गया, ये एक लाइन का था, इसको करने में हमें 3-4 लाइन लग गए। तो ये होती है निरीक्षण विधि, जो कि बोर्ड एग्जाम में आज तक कभी पूछी नहीं गई है, तो वो भी मैंने आपको सिखा दिया। भाई सीखना है, हम सीखने के लिए यहाँ पढ़ते हैं, ये नहीं कि बस नंबर ला एग्जाम में नहीं आया तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये कोई बात नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? आपको सीखने पे ध्यान देना है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। दोनों तरीके से बताया मैंने, सिंपल इंटीग्रेशन भी कराया, निरीक्षण बोला था, निरीक्षण तो किया ही किया, बाकी सिंपल कैसे हो सकता है वो भी मैंने बता दिया था शुरू में ही। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 2 में, ठीक है? ये प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर में, ठीक है? जो दूसरा उदाहरण है वो इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने नंबर में? सिर्फ 1 नंबर में, 1 मार्क्स में, ठीक है? आप 1 नंबर है तो ये मत सोचो कि मैं छोड़ देता हूँ, क्या ही हो जाएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 1 नंबर छोड़ोगे तो 100 में से 1 नंबर कम, 99 पे आ जाओगे, ठीक? चलिए अगले वाले पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन है हमारे पास x⁻³ - 1/x² dx। अब आपका माइंड क्या अप्रोच करेगा इस प्रश्न को देख के? तो सबसे पहली चीज ये है, अप्रोच क्या करोगे? तुमने अभी तक इंट्रोडक्शन में क्या सीखा है? सूत्र सीखा है। तो ये जो प्रश्न यहाँ दिख रहा है किसी भी सूत्र के रूप में है? ये सोचो, तुम अपने से पहले ये सवाल करना है कि ये प्रश्न किस सूत्र के रूप में दिख रहा है, या किस सूत्र के रूप में इसे मैं बना सकता हूं, ये आपको सोचना है अपने मन में। ये अप्रोच होती है समाकलन की, ठीक है? तो अभी ये फिलहाल किसी भी सूत्र के रूप में नहीं दिख रहा है, नीचे सिर्फ इकलौता है x के रूप में, फंक्शन सिर्फ इकलौता, जोड़ घटाने में नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे ले लूंगा, x⁻³ dx माइनस 1 के बट्टे में x dx, सूत्र के रूप में दिख गया। अब देखो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा, x dx, और यहाँ से बचेगा सिर्फ 1 के बट्टे में dx। 2 सूत्र यहाँ लग रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं, तो एक यहाँ लग रहा है x⁻n वाला, जिसका इंटीग्रेशन होता है x⁻n+1 बट्टे में n+1, और ये तो डायरेक्ट सूत्र है, 1/x dx किसका होता है इंटीग्रेशन? log x का। सारा खेल सूत्र का है भाई, सूत्र याद होना चाहिए। तो आ जाओ भैया, यहाँ क्या हो जाएगा, n+1 बट्टे में n+1, n की जगह पर 1 है, और यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, 1/, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है,
log x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये अपना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस के log x प्लस c। ठीक है जी, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है। सिंपल, हलवा है कि नहीं, हलवा है कि नहीं, बहुत हलवा है। ठीक है, अभी सिर्फ देखते जाइए, सीखते जाइए, आपका दिमाग फिर ऑटोमेटिकली आगे प्रश्नों के लिए बोलेगा। पहला वाला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा, इंटीग्रेशन इसके साथ भी आएगा। एक ही स्टेप में ले लेता हूँ, एक्स की पावर 2/3 dx प्लस dx एक कम dx। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, सीधा सूत्र में है, dx का सूत्र होता है इंटीग्रेशन का। ये भी x की पावर n के रूप में आ गया, सीधा सूत्र है। ये कौन सा वाला सूत्र है, x की पावर n वाला। ये तो डायरेक्ट सूत्र है dx का। dx कंडीशन क्या होता है, x, और ये तो मैं कितनी बार लिखवा चुका हूँ, x की पावर n+1/n+1 लगा दो, n+1 बट्टे में n+1, और dx कंडीशन क्या होता है, x। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। थोड़ा इसको हल करो, 2 3 5/3, यहाँ पे भी आ जाएगा 5/3। ठीक, तो ये बट्टे वाला कहाँ जाता है, ऊपर गुणे में, तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो c हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक। क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है तो c आपको जोड़ना ही है समाकलन होने के बाद। ठीक है जी, हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बताओ बताओ, नहीं होगी। ठीक है, देखते ही पता लग गया था भैया ये इस सूत्र के रूप में, ये सूत्र के रूप में, हो गया। थर्ड वाले पे आ जाओ, 3 है ना, 3 है यहाँ पर, 3 फलन दे रखे, तीनों में अलग अलग ले लो। ये हो जाएगा x की पावर 2/3 dx, यानी कि भैया x की पावर n वाला सूत्र ये हुआ। कांस्टेंट और फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का समाकलन होता है, ये भी सूत्र है। ए की पावर x का समाकलन क्या होता है, ए की पावर x ही होता है सूत्र, माइनस ये भी डायरेक्ट सूत्र है। 3 सूत्र है, मैं लिख देता हूँ। ये वाला है x की पावर n dx वाला, क्या होता है, x की पावर n+1 बट्टे n+1। यह है e की पावर x वाला, क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। और ये क्या है, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी, सूत्र के रूप में हमें दिख गया, सूत्र लगाना है, आंसर आ जाएगा। लगा दो भैया, x की पावर n+1 बट्टे में n+1, ये तो अभी किया था। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 2/3, ये आ जाएगा 2 3 5, 5/3, 5/3, 2 e की पावर x माइनस के log x प्लस c, बट्टे वाला यहाँ ऊपर आ जाता है गुणे में, तो ये हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 e की पावर x माइनस के log x। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाए तो एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में रह जाएगी, एक बार दोबारा रिवाइज जरूर करना रात को, यह आंसर आ जाएगा, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। हो गया, कोई दिक्कत दुविधा नहीं होगी। मेन अप्रोच क्या है कि आपको देखना है जो फंक्शन हमें दिया गया है वो किस सूत्र के रूप में आ रहा है।
अगर नहीं भी आ रहा डायरेक्ट तो उस रूप में बनाने की चेष्टा करो, सूत्र के रूप में। ये दिमाग को आपको काम देना है। तीसरे वाले पे आ जाओ जो कि इजी है और इम्पोर्टेंट है। तीसरा वाला पार्ट वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हलवा क्वेश्चन है, हलवा एकदम। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स के साथ भी आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स के साथ भी आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट है ना। समाकलन इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या होता है साइन एक्स का समाकलन? माइनस के कॉस एक्स, सूत्र है, ठीक है। और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। डायरेक्ट सूत्र है भाई, इसमें कुछ क्या बताऊं मैं, कुछ बताने लायक है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट सूत्र है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हो गया। क्या बताऊं इसमें, ये तो डायरेक्ट सूत्र लगा दिया। तो अगर मुझे या आपको सूत्र याद है तो प्रश्न एकदम हलवा है भाई। क्या है इसमें, क्या टफ है इसमें बताओ, कुछ टफ लगने लायक है इसमें? सूत्र याद होगा तो तुम धड़ाधड़ कर दोगे। और समाकलन बहुत आसान है भाई, ट्रस्ट में, ट्रस्ट करो मुझे। एक बार तुम्हें चस्का लग गया ना, सूत्र वगैरह याद हो गए, तरीका तुम सीख गए, तुम बोलोगे भैया नए नए क्वेश्चन दो, मज़ा नहीं आ रहा है एनसीईआरटी का कर करके, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन दो, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। क्योंकि इसे तुम अगर एक खेल की तरह लोगे, जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, खो खो खेलते हो, तो मज़ा आता है ना तुम्हें, एफर्ट लगाते हो तो तुम जब सीख जाओगे तो तुम्हारा दिल करेगा कि और करूँ और करूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले। तुम इसे खेल की तरह लिया करो। आप पढ़ाई को क्या करते हो, स्ट्रेस की तरह लेते हो, अरे बाप रे मुझे आएगा कि नहीं आएगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये माइंडसेट हटाओ, ये माइंडसेट लगो कि भाई ये करूँगा और इससे तगड़े भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। और तुम मुझसे मांगो भैया और क्वेश्चन दो, ये क्या दे रहे हो, हलवा हलवा लल्लू बल्लू। तगड़े क्वेश्चन दो भैया जिसमें दिमाग लगे, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े। क्योंकि जब तक इसको घिसोगे नहीं ना भाई, ये एकदम स्लो हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या हो गए आजकल, एकदम सर टीचर ही कराएंगे। अगर एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता हूँ, अरे इसको क्यों दे दिया है, हम नहीं करेंगे, आप नहीं करवाते हो सारे क्वेश्चन, आप अच्छे नहीं हो, ये सब बोलने लगते हो। और हमारे टाइम में पता क्या होता था, टीचर आता था क्लास में, हम तो गरीब बच्चे पर सरकारी स्कूल से पढ़ते थे, कोचिंग भी नहीं था ना यूट्यूब था, एक क्वेश्चन कराता था आके सीधे, बाकी कर लेना घर से, ऐसे बोल देता था, घर से कर लेना, तुम करो ना करो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उसको तो सैलरी मिलनी है। और आज भी ऐसा होता है, सभी सरकारी स्कूलों में होता है। सरकारी स्कूल के टीचर वेल क्वालिफाइड होते हैं, चुन के सारे एग्जाम क्रैक करके आते हैं, और फिर बहुत बाद में वहाँ आके आलसी बन जाते हैं, हरामखोर बन जाते हैं। मेरे शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट ये फैक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई भी इंटीग्रेशन हो, मैंने बोला आई की हैबिट लगाओ। कौशिक एक्स है ना, तो पहले अंदर गुणा करते हैं, कौशिक एक्स गुणा कौशिक एक्स, कौशिक स्क्वायर एक्स, फिर ये आपका हो जाएगा कौशिक एक्स गुणा कॉट एक्स dx। एक स्टेप में मैंने कर दिया, कौशिक से अंदर क्या कर दिया, गुणा, ठीक है, क्योंकि मुझे किसी सूत्र के रूप में नहीं दिख रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग ले लूंगा इंटीग्रेशन, कौशिक स्क्वायर dx प्लस कौशिक एक्स गुणा कॉट एक्स dx, ठीक है। कौशिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का प्लस करोगे तो माइनस कॉस मिलता है ना, सूत्र है डायरेक्ट, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस के कॉट एक्स। और इसका क्या होता है बताओ बच्चों, इसका होता है माइनस के कौशिक एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, सीधा सूत्र है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड उदाहरण इंपॉर्टेंट है, और इसको तो कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर में। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपका अप्रोच क्या रहेगा, क्या ये किसी डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में है, नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो जब भी सिंगल फंक्शन दिखे ना बट्टे में, तो क्या करो, अलग अलग बट्टे ले लिया करो, इससे पहले भी हमने किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ लिख लूंगा मैं एक के बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स
dx माइनस साइन x बट्टे में कॉस स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन मैंने इसके साथ भी ले लिया, इंटीग्रेशन मैंने इसके साथ भी ले लिया। 1/cos कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन एक्स बट्टे में कॉस एक्स 1/cos एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स, ये सूत्र आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x सूत्र है। ये क्या बच्चों? ये सूत्र है डायरेक्ट। और यहाँ क्या बन रहा है? साइन बट्टा 1/cos क्या होता है? सेक एक्स। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? 10x। ये तो इंटीग्रेशन हो ही चुका, 10x। सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स। ये सूत्र है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ये बच्चों इसका सूत्र है। क्या बताऊं मैं इसको? बताऊं कुछ बताने लायक है? हमने क्या किया, अलग अलग लिया, जैसे अलग अलग लिया सूत्र के रूप में आ गया, सूत्र लगा दिया, आंसर आ गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। इतना आसान है। तो मेन चीज क्या था कि फंक्शन को हमने अच्छे से देख के ऑब्जर्व किया, किसी भी सूत्र के रूप में डायरेक्ट नहीं दिख रहा था तो मैंने अलग अलग ले लिया। जैसे अलग अलग लिया तो ये सूत्र के रूप में आ गया, मैंने सूत्र लगा दिया, आंसर आ गया। तो सूत्र इंपॉर्टेंट है, तरीका तो आसान है। सूत्र अगर आपको याद ना होता तो आप इसको हिला भी नहीं पाते थे, इसको यहीं छोड़ के आना पड़ता। ठीक है, जब मैं क्लास 12th का मैंने मैथ का पेपर दे रहा था ना मैं बच्चों, मेरे बहुत सारे दोस्त समाकलन उनको तरीका आता है, अरे भाई मेरे को ना ये सूत्र बता दे, ये नहीं हो रहा है, इसका सूत्र क्या होगा, बता दे। मेरे को पेन फेंक के मारे थे, ये फेंक के मारे थे। और मैं क्लास 12th में था जिस साल, उस साल सिर्फ इकलौती एक लड़की पास हुई थी, बाकी सारी लड़की फेल थी हमारी कक्षा की। और वो लड़की, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, वो यहाँ बैठी है, जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉपी कर रही है। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। वो लड़की आज भी मेरे गांव के बगल में रहती है, लव मैरिज की उसने, बट उसने MBA करके वो उसने सही कर लिया, सेटल वेटल हो गई है, अच्छा कमाती है, 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा लेती है। लेकिन क्लास 12th वो मेरी वजह से पास हुई है। अगर मैं उस साल उसके साथ नहीं होता तो वो क्लास 12 जिंदगी में कभी पास ही नहीं कर पाती। जी हाँ, जिंदगी में कभी नहीं पास कर पाती। ठीक है, तो ये है मैटर, ऐसा होता है। जो जो मैं लिखूं वो कॉपी करे, उसके अच्छे नंबर भी आ गए। बताओ, उसको भरोसा नहीं हो रहा था, कोई जान नहीं रहा था कि उसको पास होगी, आराम से पास हो गई। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ऐसे हर कोई लकी नहीं होता है कि तुम्हारा दोस्त कोई तुम्हें बता दे, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं, बताएगा भी तो उल्टा उल्टा बता देगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। ये फलन है, द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब समाकलन ज्ञात कीजिए, f ज्ञात कीजिए, जहां f0 का मान 3 है। ये थोड़ा सा जबरदस्त चीज दे रखा है, f0 का मान दे रखा है, तो देखो क्या होगा। प्रति अवकलज का मतलब क्या होता है? समाकलन। ये जो भी फंक्शन आपको दे रखा है 4x³ - 6, इसका हमें क्या करना है? प्रति अवकलज बोले तो समाकलन करना है, आई। ठीक है, तो इसको, इसका इन्होंने नाम दे रखा है f का प्रति अवकलज, f ज्ञात कीजिए। f बोले तो इसको मैं fx बोलता हूँ, ये मेरा fx होगा। ठीक है, इसके प्रति अवकलज को इसने नाम दिया है f का f ज्ञात कीजिए। कैपिटल F लिखा है ना, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल F लिखा है, ये नाम दिया है इसने बस। अब हम समाकलन करेंगे, कांस्टेंट 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर dx होगा, 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ dx हो जाएगा। सूत्र के रूप में x की पावर n वाला dx वाला, हलवा x की पावर n+1 बट्टे में n+1। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? x। इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाता है तो हम क्या जोड़ते हैं? c जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 4 से 4 कटा, यहाँ क्या बचा? x की पावर 4 माइनस के 6x प्लस c x। क्या हमें हमारा उत्तर मिल गया? आधा आधा मिला, आधा नहीं मिला अभी भी। अब बोलो कि भैया आ तो गया उत्तर,
लेकिन इस कंडीशन का भी प्रयोग करना है। F0 का मान कितना है? 3 है, तो इसका प्रयोग हमें करना है। जब भी कंडीशन दिया जाता है ना, तो ये C को हटाना होता है। ये आखिर में ये प्रश्न दे रखा है, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आता है 1 नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे F0 है, जहाँ जहाँ आप X देख रहे हैं वहाँ 0 रख दो, ठीक है। F0 का मान क्या है? 3 है, 0 की जगह 3 रख देंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो C का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। C का मान क्या आ गया? 3। अब इस C के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे C का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो तो क्या आ जाएगा? fx बराबर x की पावर 4 माइनस का 6x, C का मान कितना आया था? प्लस के 3। ये मिलेगा हमें हमारा उत्तर, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, पहली क्लास थी समाकलन की, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो आपको प्रेशर लगेगा, नई चीज़ है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्यारे बच्चों, आज के आज जितने भी सूत्र लिखा है कॉपी में लिखना अच्छे से कम 10 एक एक सूत्र 10 बार कॉपी में लिखना है, तभी याद होगा। ठीक है, सूत्र लिखने से याद होते हैं, बोलने से याद नहीं होता। जितने भी प्रश्न कराए गए उनको एक बार रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि अगर आप आज कुछ करो ना करो, सूत्र जरूर याद कर लेना और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ तो बढ़ा ही रखा है। कल हम मिलेंगे प्रश्नावली के सभी प्रश्नों के साथ, वन शॉट में सारे प्रश्न हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और